सो लास्ट क्लास में आपने वेक्टर्स को लर्न किया था, वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. देयर आर टू वेज फॉर मल्टीप्लिकेशन, यू नो. वन इज डॉट प्रोडक्ट, अनदर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. तो जो डॉट प्रोडक्ट था वो क्या था? वो स्केलर प्रोडक्ट होता है. उसको निकालने का एक कुछ फॉर्मूला बनाया है. उसको मैं क्विकली रिकॉल कराता हूँ, आगे बढ़ता हूँ. सो इट गोज लाइक दिस कि अगर अपने पास ए वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच में डॉट लगाते हो तो इसका मतलब बनता है ए बी कॉस थीटा. ये स्केलर क्वांटिटी होती है. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई ए बी, जहाँ पर ए बी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और ए और वेक्टर बी वेक्टर उनके वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. आप ध्यान से देख सकते हो कि जब हमने ए बी लिखा है तो बीच में कोई सिंबल नहीं लगाया. इसको तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स, जबकि वेक्टर्स के बीच में सिंबल लगा हुआ है. इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट है. तो हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल लेते हैं. फिर आपने देखा था कि हम ए डॉट बी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, अगर उनके कंपोनेंट्स अपने को पता हो तो. और यहाँ पर भी हम लोग ये कर सकते हैं कि ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला A1 B1 प्लस A2 B2. जनरली इनको एज ए फॉर्मूला ट्रीट किया जाता है और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है. A1 का मैग्नीट्यूड आएगा, A का मैग्नीट्यूड आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. B का मैग्नीट्यूड आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर. सो ये आपने लर्न किया था. इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी आपकी कॉपी पे होगी, आपको रिकॉल होगा. हम एग्जांपल देते हैं और ये चेक करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को यूज करके हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता कर सकते हैं. सो अगर कोई आपसे पूछता है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आपको बताया जा रहा है, वेयर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप. सो अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर इस तरह से गिवन है, इफ दे आर गिवन लाइक दिस, you are expected to find the angle between them. Be careful while you are calculating your formula. You need to use that formula. 90 degree. Yeah. So what you're going to do is like कि cos theta की जो वैल्यू आएगी उसमें हमको a डॉट b चाहिए और a और b के मैग्नीट्यूड्स चाहिए ना. इससे आपको a का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. अगर आप a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा. b का मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा. और साथ ही साथ आप ए डॉट बी निकाल सकते हो. ए डॉट बी का मतलब होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, बेसिकली 1 माइनस 1, बेसिकली 0. तो अपने पास जो आ रहा है वो 0 डिवाइड बाई समथिंग आ रहा है, तो ये 0 आ रहा है. कॉस थीटा की वैल्यू 0 है. अपने को थीटा बताना है, एंगल, कॉस थीटा नहीं. अगर आपसे कॉस थीटा पूछेगा तो हम 0 बोलेंगे, थीटा पूछेगा, एंगल पूछेगा तो हम बोलेंगे कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब थीटा मस्ट बी 90 डिग्री. इसके अंदर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं. तो इस तरह से ना अब आपको बहुत बड़ा एक फॉर्मूला मिल गया है. कोई भी दो वेक्टर्स के बिना, एनी टू वेक्टर्स, आप उनके बीच का एंगल निकाल सकते हो, चाहे वो 1D में हो, 2D में हो, 3D में हो, कुछ भी डी में हो. आप उसको क्या करने का, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई ए बी से निकाल सकते हो. कई बार आपको ऐसे लैंग्वेज में बोलेगा तो एक दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, बस लैंग्वेज बदल देता हूँ. फाइंड द एंगल
made by vector A, which is, let's say, 2i cap minus 2j cap plus k cap with y axis. So आपसे पूछेगा कि y axis से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है. अब उसको आप ड्रॉ करना चाहोगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 3 डायमेंशन में है ना. लेकिन y से कितना एंगल बना रहा है ये हम बिना फिगर को ड्रॉ करके बता सकते हैं. आप सॉल्व कर लीजिए और साथ में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान दे दीजिए अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो. नाउ एंगल जो होता है वो डायरेक्शंस के बीच में होता है, वेक्टर्स के बीच में होता है. उसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं होता है. ये पॉइंट आपको डाइजेस्ट करना होगा. सो यहाँ पे अपने को ए वेक्टर तो दिया गया है, बी वेक्टर उसने दिया नहीं है. सो अपने को क्या करना है, बी वेक्टर के लिए पता करना है कि बी वेक्टर किससे मैच कर रहा है, वाई एक्सिस से मैच कर रहा है. तो जो बी है ना, एंगल निकालने के लिए हम बी को लिख सकते हैं एक ऐसा वेक्टर जो वाई डायरेक्शन में है. तो कुछ नंबर लगा करके जे कैप लिख सकते हैं. अब सॉरी, आप कोई भी नंबर लगाओगे ना, नो मैटर विच नंबर यू आर अप्लाइंग, इससे एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल दो वेक्टर्स के बीच में जो रहता है ना वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है. थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, जैसे अपने पास ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर हमारा ये है, तो ए और बी के बीच में वही एंगल आएगा, चाहे आप बी की लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो या कम कर दो. तो बी का मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है और ए का मैग्नीट्यूड कितना जा रहा है, उससे एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है. एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन काम का है. इसका मतलब है जब कभी हमको वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम बेसिकली डायरेक्शंस को वॉच करते हैं. तो हमने को वाई डायरेक्शन चाहिए, तो वाई डायरेक्शन में हम एक वेक्टर चूज कर सकते हैं. सिंपलिसिटी के लिए हम उसको जे कैप लिख सकते हैं. अच्छा, वाई डायरेक्शन में भी दो वाई डायरेक्शंस होती हैं, एक प्लस वाई और माइनस वाई. तो यहाँ पर हमारी इंटेंशन या फिर कॉमन सेंस में उसको प्लस वाई समझेंगे. माइनस वाई बोलेगा तो फिर माइनस जे लिखेंगे, क्योंकि प्लस वाई से इसका अलग मीनिंग आएगा, माइनस वाई से उसका अलग मीनिंग आएगा, क्योंकि दो एंगल अलग अलग बनते हैं. सो वाई एक्सिस का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं हम लोग. तो इसको प्लस जे लिख लीजिए या 2j लिख लीजिए या 5j लिख लीजिए, लेकिन प्लस को लिखिए. तो हम बी को ये ले सकते हैं. एक बार आपने ये लिखा तो आपको आंसर मिल जाएगा. क्या आंसर आ जाएगा, आप बोलोगे cos थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b. a को आप रख लो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. इसका आपको डॉट करना है किसके साथ, j कैप के साथ. डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और इसका आएगा 1. जे कैप का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो केवल जे वाला सरवाइव करेगा, तो ये बनेगा -2 डिवाइड बाई 3. So how much theta becomes equal to, theta becomes equal to cos inverse -2/3. So चार ऑप्शन में एक ऑप्शन लिखा होगा cos inverse -2/3, आप उसको मार्क कर दोगे. ये जो एंगल आ रहा है, whether this angle is acute angle और obtuse angle, मतलब क्या ये एंगल 90 से छोटा है या 90 से बड़ा आएगा. तो एटलीस्ट इतना तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये 90 से स्मॉलर है या 90 से लार्जर है. उसके लिए मैथ्स की बेसिक नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है. नाइन्टी से बड़ा आएगा क्यों, क्योंकि ये निगेटिव आ रहे हैं और कॉस की वैल्यू निगेटिव जो होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. गुड. सो ये तो जरूर बोल सकते हैं थीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 90 डिग्री और स्मॉलर देन 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं 180 डिग्री से छोटा होता है थीटा हमारा, उससे बड़ा नहीं हो सकता. सो थीटा इसके बीच में कहीं लाई करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये बता सकते हैं. एग्जैक्टली कितना होगा वो हम लोगों को जरूरत भी नहीं है, वो ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में बताएगा, क्योंकि हर एंगल की वैल्यू हम नहीं बता पाते हैं. आपको मैथ्स में ऐसा बताया गया होगा, कुछ सिलेक्टेड केस के लिए बता पाते हैं, तो ये जनरल केस है. हाँ, उसकी टेबल आती है, अगर आपको टेबल दे दी जाए तो आप देख सकते हो. पॉइंट इज कि किसी वेक्टर का किसी दूसरे एक्सिस या डायरेक्शन से हम एंगल बता सकते हैं.
चलेगा। तो आपने एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना लर्न कर लिया है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। इस पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको बाद में दूंगा एज अ होमवर्क। आगे बढ़ते हैं सो दैट कि थोड़ा सा हम सिलेबस आगे बढ़ा सकें। एक्सक्यूज मी सर, यस, पिछली स्लाइड पे यू बी लिटिल बिट लाउडर। सर पिछली स्लाइड दिखाई है ना? ओके, प्रीवियस स्लाइड, ओके हियर वी आर। श्योर। डॉट प्रोडक्ट आप डायरेक्टली भी कर सकते थे ए डॉट बी का। तो A1 B1 A2 B2, यहाँ पर B1 B और B3 0 है, तो ये दो टर्म 0 हो जाएंगे, केवल ये टर्म बचेगा। डॉट प्रोडक्ट आप लर्न कर चुके हो। सबसे इम्पोर्टेंट आपको फोकस करने वाला ये पॉइंट है कि इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये कैसे बना। कैन आई एक्सप्लेन सेकेंड स्टेप वंस अगेन? अच्छा, सेकेंड स्टेप यू मीन टू से दिस। देखो, अपना पर्पस अगर आपने ये समझ लिया तो अपना डॉट प्रोडक्ट वाला कंसर्न पूरा हो रहा है। ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस वाला एरिया है एज ऑफ नाउ। सो ये कैसे चलता है, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ अगर आपको इसमें इशू आया तो। सेकेंड स्टेप में आप इसको डॉट करोगे जे के साथ, तो ये बनेगा 2 टाइम्स आई कैप डॉट जे कैप। फिर जे को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 टाइम्स जे कैप डॉट जे कैप। फिर इसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा के कैप डॉट जे कैप। तो इस तरह से जो मैंने इन सर्किल किया है वो एक्सपेंड हो जाएगा। फिर आपको ये पता होता है कि आई डॉट जे 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि ये 90 डिग्री पर है और डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता है। आपको यही पता है जे डॉट जे 1 होता है। नोट कीजिए लास्ट क्लास में जो बताया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इतनी प्रैक्टिस करनी कि आपको देख करके समझ में आने लगे। के डॉट जे भी 0 होता है क्योंकि वो भी 90 डिग्री पर होता है। तो ये जो टर्म था ये -2 के बराबर बन जा रहा है। तो जब इससे को मैंने -2 लिखा तो इतना सारा बैकग्राउंड में कैलकुलेशन किया। आपको भी आप स्टार्टिंग में बेबी स्टेप्स ले सकते हो और स्टेप बाय सॉल्व करके आप इसको आंसर निकाल सकते हो। लेटर ऑन आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, आप डायरेक्टली भी आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। चलेगा? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इट वाज कॉस। तो कॉस के लिए फिर आपने क्या किया कि कॉस इनवर्स लगा दिया। आप जानते हो कि कॉस इनवर्स लगाने से थीटा निकल करके वापस आ जाता है। वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है, अगर वो आप अभी नहीं भी समझते हो तो मैथ्स में बताया जाएगा। अगर बताया गया है तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगला मैं आपको एग्जांपल देने वाला था या क्या? हाँ, ये आपको होमवर्क मैं बाद में देता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट दो है, एक तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना, वो लर्न कर लिया। दूसरा प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट कई बार इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं। तो लेट्स अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये। लेट्स इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम बी वेक्टर है। इनके बीच का एंगल थीटा है। और लेट्स से हम बी को बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ये 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर है। लेट्स से इस पॉइंट का नाम हम ओ बोलते हैं, इसको ए से बुलाते हैं, इसको बी नाम से बुलाते हैं। जो परपेंडिकुलर फॉल हुआ है वो सी पॉइंट पे फॉल हुआ है। ये सिचुएशन को देखते हैं। तो ये जो OC होता है इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्योंकि ये बी मैग्नीट्यूड होगा और इसका ये कॉस थीटा वर्जन होता है। हम लोग दो कंपोनेंट भी जानते हैं, एक बी का इधर कंपोनेंट आता है, एक इधर कंपोनेंट आता है। ये बी कॉस थीटा होता है, ये बी साइन थीटा होता है। बस इसी चीज को हमको पकड़ना है। अब हम प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं बी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर कैसा दिख रहा है। तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये इसका प्रोजेक्शन है। सो दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। कितना मैग्नीट्यूड कैरी करेगा?
सो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप मेजर करोगे, ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी बी कॉस थीटा एज अ कंपोनेंट, या फिर ट्राइंगल से देख लो, ये बी है, ये परपेंडिकुलर है और कॉस थीटा लगाओगे तो जस्टिफाइड है। वो ये हाइपोटेनस था बी, ये बी कॉस थीटा हो जाता है। इसी बी कॉस थीटा को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, या फिर ऐसा बोलो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में। तो इसकी जो वैल्यू, अगर इसको पी से लिखें, पी फॉर प्रोजेक्शन, तो इसकी वैल्यू आएगी ओ सी, दैट मीन्स ओ से सी की लेंथ, एंड ओ से सी की जो लेंथ है दैट इज बी कॉस थीटा। तो अपने को बी पता है, थीटा पता है, तो फिर हम ये प्रोजेक्शन निकाल देते हैं। लेकिन कई बार अपने को ए वेक्टर पता होगा आई कैप जे कैप के टर्म्स में, बी विल बी नोन इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, और अपने को प्रोजेक्शन निकालना होगा, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंस अपने को एक बात पता है कि ए और डॉट बी ये निकालना हमारे लिए आसान होता है, और इसकी वैल्यू एज पर डेफिनेशन ए बी कॉस थीटा आती है। तो ये जो बी कॉस थीटा आ रहा है यहाँ से हम कैच कर सकते हैं। फ्रॉम हियर यू कैन राइट कि ये जो बी कॉस थीटा की वैल्यू है दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड। सो ये जो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बी का प्रोजेक्शन हमको ए पर निकालना है, तो जिस पर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड करने का, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रखने का। सो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको ये पता होता है कि अगर हम ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ देखते हैं तो वो डायरेक्शन बनता है। सो दिस कुड आल्सो बी रिटन एज p इज इक्वल टू a कैप, दैट मीन्स a की डायरेक्शन डॉट b वेक्टर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो जब कभी किसी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना होता है तो उस वेक्टर का उस डायरेक्शन से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ए की डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन निकल के आता है, तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर पूछेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो इनको इंटरचेंज कर देंगे। तो जिस पर निकालना होता है उसकी डायरेक्शन, जिसका निकालना होता है उसके वेक्टर को डॉट कर देते हैं, तो प्रोजेक्शन निकल के आता है। कई बार आपसे बोलेगा प्रोजेक्शन वेक्टर, ये प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड है। अगर आपसे पूछता है कि प्रोजेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला बताइए, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो लेट्स इस प्रोजेक्शन वेक्टर को पी वेक्टर के नाम से जाने। तो ये जो पी वेक्टर आएगा ये ओ सी का वेक्टर बनेगा, ओ से सी की तरफ, क्योंकि बी का कंपोनेंट है। अच्छा, मैग्नीट्यूड और ओ सी का मैग्नीट्यूड कितना है? पी। डायरेक्शन कौन सी है? ए की डायरेक्शन में, यानी ए कैप। तो अगर अपने को कभी वेक्टर लिखना हो, प्रोजेक्शन वेक्टर, सो वेक्टर इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन विच इज ए कैप डॉट बी, और किस डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो ए की डायरेक्शन में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। सो दैट्स अ वेक्टर, दैट्स अ मैग्नीट्यूड। ये इनके मैग्नीट्यूड्स थे और ये वेक्टर हो गया। बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उस डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाला गया। मैं आपको इक्वेशन देता हूँ और आप उसका आंसर बताएंगे। कॉपी कर लिया होगा? स्लाइड आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए प्रीवियस स्लाइड को दिखा रहा हूँ। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। कोई स्टेप आपको ट्रबल दे रहा हो तो लेट मी नो। यहाँ पर हमने एक बात यूज की है कि ए वेक्टर डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू उसकी डायरेक्शन। ये हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था जब वेक्टर स्टार्ट किया था। वी हैव यूज्ड इट हियर। ओके, आगे बढ़ सकते हैं।
कैन आई एक्सप्लेन दिस स्टेप अगेन? ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ. आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे होगे तो आपको टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए. मैं देता आपको टाइम, बट आपको अटेंशन देने का. देखो, कोई वेक्टर, ये जो फॉर्मूला है ना छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए. एक वेक्टर को हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीपल लिख लेते हैं और वहां से डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं. इसी को हम लोग बार बार इधर से उधर करते रहते हैं. प्रोजेक्शन का मतलब होता है कंपोनेंट. किसी वेक्टर का कंपोनेंट हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जानते हैं. तो अगर हमको एक ही डायरेक्शन में बताना हो तो हम ए वेक्टर बनाएंगे और थीटा एंगल होगा तो वो ये इसका कॉस थीटा वर्जन आता है. तो बेसिकली ये बी कॉस थीटा होगा. ये आपको समझ में आ गया होगा. तो अगर कभी आपसे प्रोजेक्शन पूछा जाएगा तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि कितना लेंथ आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है. तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालोगे तो ए डॉट बी अपॉन ए आ जाएगा, जिसको आप एक ही डायरेक्शन बी के साथ डॉट कर सकते हो. जब उसने वेक्टर वर्ड यूज किया तो इसका मतलब आप उसको डायरेक्शन के साथ बताना चाहोगे ना. जब उसको डायरेक्शन के साथ बताना चाहोगे तो हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो आपने ये निकाल रखा है, ये जो निकाला है ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो स्केलर नंबर आता है. तो ये नंबर है, ये नंबर है, तभी यहाँ पे एरो नहीं लगाया मैंने, क्योंकि वो नंबर है. अच्छा, उसको डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ओसी वेक्टर आ रहा है वो किसकी डायरेक्शन में है? ये जो प्रोजेक्शन वेक्टर पी है वो बेसिकली इज इन दिस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. तो एक ही डायरेक्शन को बोरो कर लेंगे. तो एक ही डायरेक्शन में पी वेक्टर को लिखने से प्रोजेक्शन वेक्टर कंप्लीट हो जाता है. अब पी की वैल्यू हमने यहाँ से पिक करके यहाँ रख दी और ए कैप से मल्टीप्लाई कर दिया. अंडरस्टूड? आपने फिर पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन वेक्टर ओसी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए. बोथ आर द सेम. Projection vector B on A is equal to OC vector. Both are the same. And we are just writing it in a different manner. क्या मैनर है? डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहे हैं. वैसे तो हमारा OC वेक्टर क्लियर है. कितना हो गया? B cos थीटा. आपको B पता हो, थीटा पता हो, आपका आंसर आ गया. लेकिन अगर हमको I कैप J कैप के टर्म में देगा तो हमको A डॉट B से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है. तो फिर हमने B cos थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं. अभी आपको एग्जांपल देंगे तो आपको और समझ में आएगा. फिर आपने लिखा है फॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी कैप. यस यस. सो दैट विल बी प्रोजेक्शन. वेक्टर निकालने के लिए फिर बाद में बी कैप से और मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Then you are writing, can you explain the last formula again? So this last formula is coming because of फॉर्मूला कि वेक्टर का वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन होती है. ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन किसमें है? एक ही डायरेक्शन में. तो जब बोलेगा किसी वेक्टर का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन में आने का. क्योंकि हम बी का डायरेक्शन, देखो अब ऐसे सोचना, बी का कंपोनेंट हम ओसी की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जो ओसी वेक्टर आएगा तो उसमें बी की डायरेक्शन नहीं आएगी, उसमें उसकी डायरेक्शन आएगी जिस डायरेक्शन में ये लाई कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है. थोड़ा सा थिंकिंग इन्वॉल्व है, तो आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो लॉजिकल है और एक्सपेक्टेड है. फिर आपने लिखा है इफ वेक्टर बी इज लॉन्गर देन, ये कौन सा लॉन्गर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मान लीजिए बी बड़ा होता जैसे यहाँ तक होता तो हम इसको आगे बढ़ा देते, यहाँ प्रोजेक्शन डाल देते. सो ए और बी में कौन सा बड़ा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बी की डायरेक्शन पकड़ रहे हैं केवल, और मैग्नीट्यूड से उसका कोई कनेक्शन नहीं है. और मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन का चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो अगर वो बाहर जाएगा तो बाहर तक पकड़ लेंगे. Then you are writing if P is magnitude, then why we have a cap in the formula? Good. P is a magnitude. अच्छा, अब मेरे को समझ में आया. आपको कुछ लोगों को भी ये डाउट चल रहा है, अभी तक आप ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो. इसको डाइजेस्ट करो. A डॉट B, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर नहीं होता है. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होता है. सो यहाँ पर जब हमने ये लिखा A dot A cap dot B, so this is not a vector. So this is a number. Hence we are writing it as a P, not a P cap, neither a P vector.
अगर हमको p को वेक्टर बनाना है तो इस नंबर इसका नाम को c दे दो, केवल c चलेगा ना। तो अगर इसका c नाम दिया तो ये नंबर है ना, और वो c कैसे निकल रहा है, वो डॉट प्रोडक्ट से निकल रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट एक नंबर बना, वो p एज अ मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो एज अ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो हम केवल इतना आंसर दे देंगे। आप देखोगे कि इसका जो आंसर आएगा वो एक नंबर आने वाला है, जैसे 2, -3, 4, 0, इस तरह के नंबर्स आएंगे। मतलब ये 0 भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, और पॉजिटिव भी आ सकता है। So that's a projection. लेकिन अगर हमको वेक्टर बताना तो फिर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसकी डायरेक्शन से? जिस डायरेक्शन में वेक्टर है। ये किस डायरेक्शन में है? ये एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन क्या होती है? एक ही डायरेक्शन एक कैप होती है, तो उसको एक कैप से मल्टीप्लाई किया है, तो ये फॉर्मूला बन गया। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट्स के साथ जाते हो तो डाइजेस्टेबल है, मतलब ग्रास्पेबल है कि आप उसको ग्रास्प कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझेगा। फाइंड, और ऐसा लिखते हैं, लेट ए वेक्टर आपको दिया गया, ए वेक्टर इज 3i cap plus 4j cap, and b vector is given to us as I cap minus 2j cap plus 2k cap. ये दो वेक्टर्स आपको दिए गया। फाइंड नंबर 1 प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर। प्रोजेक्शन पूछा है तो आपको डिपेंड अपॉन द ऑप्शन मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर ऑप्शन में वेक्टर देगा तो हम वेक्टर भी निकाल सकते हैं। सो अपने को प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है। कोशिश कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे तो आपका लर्निंग बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आप आंसर नहीं भी निकाल पाते हो तब भी आपको लर्न करने का चांस मिलेगा। सो डू ट्राई। और उसके लिए आपको ये प्रीवियस स्लाइड को याद रखना है। बी ऑन ए मतलब ए डॉट बी डिवाइड बाई ए, या फिर उसको इस तरह से कैप के टर्म में लिख सकते हो। तो मैं अब पैरेलली सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के लिए b का प्रोजेक्शन a पे चाहिए, तो p की जो वैल्यू आती है b का एक ही डायरेक्शन में चाहिए, तो एक ही डायरेक्शन यूज करेंगे और b के साथ डॉट करेंगे। तो a का डायरेक्शन a कैप डॉट b, a कैप को हम इस तरह से भी जानते हैं a वेक्टर डिवाइड बाई a का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। अब आगे बढ़ते हैं, a डॉट b करें। a डॉट b आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। अभी तक हम लोगों ने ये लर्न कर लिया हाउ टू गेट a डॉट b, a1 b1 a2 b2 a3 b3। तो इनके आपस में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 3 into 1 आएगा, प्लस 4 into -2 आएगा, प्लस 0 into 2 आएगा। k किस इसका 0 है तो k नहीं दिया, इसका मतलब 0 k है। ये बेसिक चीजें आप समझते हो। सो दिस विल बिकम 3 minus 8, दैट इज -5। a डॉट b की वैल्यू -5 आ जाएंगे। जैसे ये -5 आया तो हम इसको बोलेंगे कि इट्स गोइंग टू बी -5 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट्स -5 डिवाइड बाई 5, दैट्स -1। सो हाउ मच द प्रोजेक्शन इज कमिंग? प्रोजेक्शन इज कमिंग -1। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन -1 होगा, उसको मार्क कर दोगे। आप लोग परफेक्टली करेक्ट आंसर दे रहे हो, अच्छी बात है। अगर हमने प्रोजेक्शन वेक्टर बोला होता तो ये वेक्टर किसकी डायरेक्शन में जा रहा है? ए की डायरेक्शन में था, ऑन ए, तो ए की डायरेक्शन से फिर से मल्टीप्लाई कर देते। तो आप लिखते पी ए कैप, पी की वैल्यू आपने कितना निकाला? -1। ए कैप कितना आएगा? ए कैप का मतलब होगा ए वेक्टर डिवाइड बाई उस मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर आपको क्या दिया गया है? ए वेक्टर वी नो कि ये 3i कैप प्लस 4j कैप है, और उसका मैग्नीट्यूड 5 आता है। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जा रहा है, -3i कैप -4j कैप डिवाइड बाई 5। ये उसका वेक्टर हो गया, यानी डायरेक्शन के साथ हो गया, और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया।
यस। सो अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोलेगा तो हम फाइनली ए कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको वेक्टर बनाना है। जबकि पी में दिख रहा है आपको ए कैप है, बी वेक्टर भी दिख रहा है, लेकिन ये नंबर है, दैट्स नॉट अ वेक्टर, क्योंकि डॉट लगा हुआ है। तो डॉट क्या करता है? दो वेक्टर्स को स्केलर में कन्वर्ट कर देता है। आप लोगों ने सही आंसर दिया, इसका मतलब यू आर ऑन द ट्रैक। एक दूसरा पार्ट क्विकली पूछ लेता हूँ, सेकेंड पार्ट। अब अपने को बताना है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन बताना है, दैट मीन्स वेक्टर नहीं बताना है, सिर्फ प्रोजेक्शन वर्ड यूज करना है तो बता सकते हैं। सो अब ए का बी पर निकालना है। सो अब बोलोगे ए का निकालना है, ठीक है। ए वेक्टर किस डायरेक्शन में निकालना है? बी की डायरेक्शन में निकालना है। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखने में आपको आसानी रहेगी। ए वेक्टर का, तो ए का पूरा वेक्टर लेना है, किसकी डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। हो गया। देन आफ्टर यू कैन थिंक ऑफ कि ए को आप इनका दोनों को डॉट करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी -5 था, बी का मैग्नीट्यूड आप देखोगे 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? -5/3। परफेक्टली करेक्ट, ये अपना आंसर बन जाएगा। और अगर प्रॉपर वेक्टर नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है कैप के डायरेक्शन में, तो फिर बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छी बात है, सबने सही आंसर दिया। नाउ अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है, जिस तरह से हम लोगों ने अब यहाँ पे लैंग्वेज यूज की है, ये जो निकल के आ रहा है ना, ये पी का मैग्नीट्यूड नहीं है। तो इसीलिए जब हम प्रोजेक्शन बोलते हैं ना, तो वो मैग्नीट्यूड वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है। क्योंकि जैसे आप इसको मैग्नीट्यूड बोलोगे तो आपको ख्याल में आएगा कि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, फिर ये हमारा नेगेटिव कैसे आ रहा है, इजंट इट? वेक्टर में मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर तो हम नेगेटिव आंसर दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वाई सो? तो इसका मतलब है ये जो पी है ना, वो केवल मैग्नीट्यूड नहीं है, बल्कि वो डायरेक्शन को भी साथ में लेके चल रहा है, लेकिन फुल डायरेक्शन लेके नहीं चल रहा है। तो ये जो पी की वैल्यू है, ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली। तो जो प्रोजेक्शन है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, और इसकी वैल्यू +-0 कुछ भी आ सकती है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये मॉड नहीं है। हाँ, अगर आप इसको मॉड लगा के बोलो, तो मॉड लगा के बोलोगे तो 5/3 दे देगा। तो कई बार वो मॉड वैल्यू, जब अगर उसने मैग्नीट्यूड वर्ड यूज किया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम मॉड लगा के आंसर देंगे, क्योंकि हमको पता है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। और अगर सिंपली बोलता है फाइंड द प्रोजेक्शन, तो हम पी की वैल्यू बता देंगे। अगर बोलता है फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर, तो हम डायरेक्शन के साथ बताएंगे। तो सारे आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज प्रोजेक्शन। तो सिंपली प्रोजेक्शन का मतलब हमारा हुआ जैसा आ रहा है वैसा बोलने का। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ पी। मॉड ऑफ पी का मतलब -5/3, दैट इज 5/3। तो जैसे उसने मैग्नीट्यूड टर्म यूज किया क्वेश्चन में, वी विल बी केयरफुल एंड वी विल गिव एज अ पॉजिटिव आंसर, बिकॉज magnitudes are always positive. If it simply says projection, so whatever it is coming out of original formula, वो अपने को बताना है। और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोलता है, तो फिर आप उसकी डायरेक्शन से, जैसे यहाँ पे ये निकाला, तो ये प्रोजेक्शन वेक्टर है। समझ में आया? तीनों टर्म्स मिक्स नहीं करने का। प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, ऑल आर डिफरेंट। जनरली वो ऐसा बोलेगा प्रोजेक्शन बताइए, इसका मतलब है जो हमारा आंसर है वही बताएंगे। तो इसका आंसर हमारा -5/3 करेक्ट है। इससे पहले वाले का आंसर -1 करेक्ट है। मैग्नीट्यूड के लिए हम मॉड लगाएंगे, और वेक्टर के लिए प्रॉपर लिख देंगे डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद। कौन सी डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे? जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिया गया है। ओके, सो दैट वाज अनदर एप्लीकेशन ऑफ, एक बार और आप चेक कर लीजिए, दिस वाज अनदर एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। सो ये दो एप्लीकेशंस होते हैं डॉट प्रोडक्ट के, जो हमारे काम के होते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, और एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालते हैं। अब इसी एप्लीकेशन को हम लोग आगे फिजिक्स में यूज करेंगे।
कई बार हम लोग प्रोजेक्शन निकाल रहे होंगे, कई बार हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो अपने को पता चल जाता है। अच्छा, जो हम लोग एंगल निकालते हैं वही एंगल आता है जो एंगल हम वेक्टर्स के बीच में लर्न कर चुके हैं, क्योंकि आप जानते हो कि दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स बनते हैं, बट हम लोग कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। Once you have done with this, सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल माना जाता है। इट्स जस्ट लाइक नंबर्स, जैसे हम लोग नंबर हैंडल करते रहते हैं, क्योंकि इसमें ए बी कॉस थीटा होता है और थीटा हम जानते हैं, ए बी जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट में भी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 आता है। सो इट्स लाइक सिंपल अलजेब्रा टाइप का होता है। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है ना, वो भी एक वेक्टर आता है, तो केवल हमको मैग्नीट्यूड नहीं बल्कि फाइनल डायरेक्शन भी चाहिए होती है। सो ये चैलेंजिंग भी होता है, इंटरेस्टिंग भी होता है और इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स होता है। क्रॉस प्रोडक्ट which is also known as vector product. तो जब कोई बोले कि वेक्टर प्रोडक्ट करना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा? टर्मिनोलॉजी हमारे पास कैसे जाएगी? हमारे पास होगा एक ए वेक्टर होगा और एक बी वेक्टर होगा, दोनों का क्रॉस करना होगा, तो बीच में हम क्रॉस सिंबल यूज करेंगे। सिंबल यूज करना बहुत जरूरी है। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसमें आएगा ए का मैग्नीट्यूड, फिर आएगा बी का मैग्नीट्यूड, देन आएगा साइन थीटा, जहां पर थीटा के बीच का एंगल है। जस्ट लाइक ए बी कॉस थीटा था, तो ए बी साइन थीटा होता है, लेकिन सिंस ये वेक्टर है तो एक डायरेक्शन भी आती है, तो कुछ एन कैप लगा देते हैं। दिस इज हाउ क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड। अपने को समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको ए वेक्टर पता हो, बी वेक्टर पता हो, दोनों वे पे। अगर हमको ग्राफिकल मेथड से पता हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर हमको कंपोनेंट फॉर्म में या एनालिटिकल मेथड में पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलरली आई कैप जे कैप के फॉर्म में हमारा इंटरेस्ट बनता है, जैसे कि अभी डॉट के लिए बना। सो दिस इज हाउ डेफिनेशन इट इज डिफाइंड। तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है? क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मींस ए क्रॉस बी। राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये आपको समझने में कोई इशू नहीं बन रहा होगा, और ये जो दूसरा पार्ट लिखा है ये अपने को समझने का। सो जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स अ मैग्नीट्यूड। सेकेंड जो लिखा हुआ है दैट इज डायरेक्शन। हम लोग वैसे भी जानते हैं ये एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जैसा लिख सकते हैं। सो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन। नाउ अभी हम लोग इंश्योर कर लेते हैं कि क्या वास्तव में ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो अगर ये नेगेटिव आएगा तो फिर ये इसका माइनस हमको डायरेक्शन के साथ देने का। आप पाओगे ये वास्तव में मैग्नीट्यूड है। क्यों? क्योंकि थीटा की जो वैल्यू रहती है ना, थीटा हमारा 0 से लेकर के पाई तक चलता है, तो इस रेंज में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा नेगेटिव नहीं होता है। तो हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है हमारे सारे थीटास के लिए, जितना थीटा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव है। ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं, वो पॉजिटिव रहे होंगे। तीन पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन भी एक पॉजिटिव नंबर आता है। इसका मतलब है ये वास्तव में मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। सो सिंस ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ मैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, किसका मैग्नीट्यूड? क्रॉस प्रोडक्ट का। तो उसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है एक साथ, उसका मॉड चाहिए, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड बनेगा अपना मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। हम इसको सिंपली लिख ले रहे हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाइड में, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये बनेगा ए बी साइन थीटा और एन कैप का मॉडुलस। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, आप जानते हो। तो ये कन्वर्ट हो गया अपने लिए ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा में। सो उसी चीज को मैंने डिटेल में लिख दिया है कि सिंस वो वेक्टर है तो वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड होता है, अपना डायरेक्शन होता है। तो ये भी काफी काम की चीज है, दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। कैसे पढ़ेंगे? दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड।
तो ऐसी लैंग्वेज आपको यूज करेगा। मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और वेक्टर के प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है? बहुत अंतर होता है। ये मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिखा हुआ है और जबकि ये वेक्टर का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। नाउ अगर आपको ए बी थीटा पता है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना आपके लिए बहुत आसान है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इसका सबसे चैलेंजिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन भी समझ में आ गया तो आप समझ लो कि आपकी फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स में जो सबसे टफेस्ट पार्ट मानते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इंटायरली क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क वाला जो रोटेशन वाला चैप्टर है मैकेनिक्स में आपको मिलेगा। आप लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा होगा, करंट कैसे, मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे आती हैं, मैग्नेटिज्म जिसको कहते हैं, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत यूज आता है। एंड और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पर इसका यूज आता रहता है, और वो पोर्शंस जनरली टफ माना जाता है। अगर आप किसी से बात करें जो आप पहले पढ़ चुके हैं तो जनरली रोटेशन को टफ मानता है मैकेनिक्स में। क्यों? क्योंकि उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आता है। और फिर उधर मैग्नेटिज्म टफ मानते हैं लोग क्योंकि मैग्नेटिज्म में क्रॉस प्रोडक्ट आता है। पॉइंट इज कि ये अपने को टफ क्वेश्चन को डील करने में हेल्प करेगा। कंपटीशन का एक ही फंडा है, बहुत सिंपल फंडा है। अगर जो चीज सभी को टफ लगती है आप उस पर कमांड कर लो, आपके लिए कंपटीशन आसान हो जाएगा। बिकॉज जो सब नहीं कर पा रहे हैं अगर वो आप कर लेते हो, आप आगे हो। दैट्स द फंडा। बेसिक चीजें सभी करते हैं तो उससे आप आगे निकलोगे। ऐसा नहीं है, लेकिन टफ चीजों से आगे निकलते हो। इसलिए टफ को इजी बनाना या टफ को समझने के लिए आप एक्साइटेड रहा करो, और टफ चीजों को समझना प्रायोरिटी में रखो। बहुत टफ नहीं है, सिंपल है। आई मीन लाइक कि एक बार समझना है, दैट्स ऑल। अच्छा, डायरेक्शन निकालना है तो ये एक वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो इस डायरेक्शन को हम लोग कैप से लिख रहे हैं, किससे? एन कैप से, या ईटा कैप या कोई भी कैप लिखेंगे। तो ये एन कैप है, अपने को डायरेक्शन बता रहा है। कैसे बताता है डायरेक्शन, इसका मीनिंग क्या चलता है? तो इसको समझने के लिए हम दो पॉइंट्स को यूज करते हैं, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। डायरेक्शन निकालने के हमारे पास कई सारे फंडे, कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप कोई भी एक पकड़ो और अच्छे से समझ लो, देन जब कभी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो आप उसी से डायरेक्शन निकालोगे, चलेगा। पहला पॉइंट हम इस बात को यूज करेंगे कि ये जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि ए की डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन क्या है। जाहिर सी बात है कि ये जो एन कैप आ रहा है वो ए और बी के क्रॉस से आ रहा है, तो हमको ए और बी की डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, फिर ए की कोई ना कोई डायरेक्शन रही होगी, बी की कोई ना कोई डायरेक्शन रही होगी, बिल्कुल रही होगी। तो फिर एन की डायरेक्शन कैसी जाएगी? तो एन इस डायरेक्शन से गवर्न होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है और आपको इसको समझना है। क्या मैं बोल रहा हूँ? आई एम सिंपली सेइंग कि ये जो वेक्टर आएगा, ये जो डायरेक्शन आएगी एन कैप, वो परपेंडिकुलर आएगा। किसके परपेंडिकुलर आएगा? ए की जो भी डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर हो, और साथ ही साथ बी के भी परपेंडिकुलर हो। दोनों के परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब दूसरे टर्म में ये होगा कि अगर ए और बी के परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स n cap is perpendicular to the plane of vector A and vector B. इसका मतलब है ए और बी वेक्टर जिस प्लेन पे लाई कर रहे होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन कैप जाने वाला है। इसको मैं इलेबोरेट करूंगा अभी। अब पहले इस पॉइंट को डाइजेस्ट करें, और पहले इस पॉइंट को हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करेंगे, और फिर आप डायरेक्शन निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने लिखा हुआ है कि कैन यू एक्सप्लेन मैग्नीट्यूड अगेन प्लीज। हाँ, तो मैं मैग्नीट्यूड को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर यू। मैग्नीट्यूड क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे हमारे पास लेट से पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम क्या लिखते हैं? मॉड ऑफ पी। या फिर ऐसा समझ लो हमारे पास कोई वेक्टर है जिसके बारे में हमको नहीं पता है, ये ब्रैकेट के अंदर कोई वेक्टर लिखा हुआ है,
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे मॉड ऑफ द ब्रैकेट, इजंट इट? सो मॉड लगाने से मैग्नीट्यूड आता है। तो ये a क्रॉस b था, तो ये कोई एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b का मॉड बन जाएगा। a क्रॉस b का मॉड मतलब अगर इस तरफ मॉड लगाया आपने तो आप देखो इधर मॉड लगाओगे तो इधर भी मॉड लगाओगे। मैथ में अगर आपने मॉड पढ़ा होगा तो आपको कुछ ऐसा बताया होगा कि मल्टीपल में जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। मल्टीपल में पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। अब आप देखोगे कि a मैग्नीट्यूड है a वेक्टर का, तो वो तो पॉजिटिव रहा होगा, तो इसलिए a बाहर आ जाएगा। b भी पॉजिटिव रहा होगा, b आउटसाइड आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू थीटा पे डिपेंड करती है। थीटा हमारा 0 से 180 तक होता है। 0 से 180 में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है या 0 रहता है, यानी नेगेटिव नहीं होता है, तो साइन थीटा भी बाहर आ जाएगा। फिर क्या बनेगा? मॉड ऑफ एन कैप बनेगा। मॉड ऑफ एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू 1 होती है। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे कैप का 1 होता है, के कैप का 1 होता है, पी कैप, ए कैप, जो भी कैप लगाओ उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो सबके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, तो फिर हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना बचा है? तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बचा है वो ये फॉर्मूला बचा, ए बी साइन थीटा। उसको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो टर्म लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। ये पॉजिटिव होगा, ये गारंटेड है। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है या जीरो है। इसकी जो वैल्यू आएगी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, ये निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीट्यूड है, वहां से भी जस्टिफाइड है, निगेटिव नहीं होगा। फिर डायरेक्शन पर आए। डायरेक्शन में हमने एक पॉइंट लिखा है, ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, दोनों के परपेंडिकुलर होता है बेसिकली, और उसका मतलब होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन पर ये ड्रॉ किए जाते हैं। हाँ, हम डायरेक्शन को अभी इसीलिए होल्ड कर दिया सेकंड पॉइंट। अभी हम डायरेक्शन को ड्रॉ करके बताने की कोशिश करेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो मैं डायरेक्शन पार्ट पर आ रहा हूँ। लेट्स से कि अपने पास एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है। लेट्स उनकी दोनों को टेल को ज्वाइन कर रखा है, ना भी ज्वाइन करे तो भी चलेगा। सो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। अच्छा, बी वेक्टर और ए वेक्टर कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है और कैसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। अपने पास कंस्ट्रेंट है, जो स्क्रीन आपको ये दिख रही है ये 2 डायमेंशनल है। अगर बी हमारा स्क्रीन के बाहर आ रहा होता तो हम इस स्क्रीन में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको विजुलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वेक्टर तो 3 डायमेंशन में होता है और डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकती है। डायरेक्शन हमारे स्क्रीन के प्लेन पर भी हो सकती है, स्क्रीन के बाहर भी हो सकती है, स्क्रीन के बाहर स्क्रीन के अंदर भी हो सकती है। तो जो भी डायरेक्शंस होंगी वो हम स्क्रीन पर बनाएंगे, तो हम स्क्रीन पर सारे वेक्टर्स को ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, कुछ लिमिटेड वेक्टर्स को ही ड्रॉ कर पाते हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। इसमें इसका मतलब हमने जो ए और बी अगर ऐसे दिखाया है, इसका मतलब है ए और बी, अगर हम लोगों ने इस तरह से ए बी को शो किया, दैट मीन्स ए एंड बी बोथ आर इन द स्क्रीन प्लेन, इजंट इट? नाउ हम लोगों ने ये बात की कि जो एन कैप आएगा, ये एन कैप हैज टू बी परपेंडिकुलर ए वेक्टर एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं जो ए के परपेंडिकुलर है, तो ए के परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन दिखेगी स्क्रीन पर, लेकिन ये जो डायरेक्शन है फिर ये बी के परपेंडिकुलर नहीं जाएगी। आप देखोगे बी से कोई ना कोई एंगल बना रही होगी। अगर हम बी के परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं इस स्क्रीन पर, तो वो डायरेक्शन ए के परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, ए से कोई ना कोई एंगल बनाएगा। दैट मीन्स अगर हमने को दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए तो वो वेक्टर इस प्लेन पर लाई नहीं कर सकता है, उसको इस प्लेन के परपेंडिकुलर आना चाहिए। अब आप इमेजिन करो, जो आप स्क्रीन देख रहे हो उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर, दैट मीन्स उस स्क्रीन से बाहर आता हुआ या फिर उस स्क्रीन के अंदर जाता हुआ, वो एक ऐसी डायरेक्शन होगी जो ए के परपेंडिकुलर हो सकती है और बी के भी परपेंडिकुलर हो सकती है। तो ए के परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो वो डायरेक्शन ए बी के प्लेन में नहीं होगी। इनफैक्ट ए बी का जो ये प्लेन बना है, स्क्रीन का प्लेन, इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो गए, और उन परपेंडिकुलर में 2 डायरेक्शंस बन रही हैं। कौन सी डायरेक्शन? या तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ,
बाहर की तरफ या फिर उस स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएंगे। जैसे हमारा जेड डायरेक्शन होती है, आप ऐसे समझो कि अगर हम इसको मैथ से सपोर्ट मिले, अगर ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन स्क्रीन के बाहर आता है या फिर अंदर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं। तो जेड डायरेक्शन डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन चलेगी। तो जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई का प्लेन का परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन बनने वाला है। तो हमारा जो एन कैप होता है, दैट एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बी। ये बेसिक पॉइंट है, पहले आप इसको डाइजेस्ट कर लो। इसके बाद जहां भी ए बी ड्रॉ किया जाएगा उसके हम परपेंडिकुलर प्लेन को पकड़ेंगे, उस परपेंडिकुलर प्लेन उस प्लेन को पकड़ेंगे जिसमें ए बी लाई कर रहे होंगे और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता कि अभी तक हम लोगों ने ये सेटल किया कि इन दोनों का जो परपेंडिकुलर आएगा कॉमन, वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर आएगा। दैट मींस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। फिर दूसरा पॉइंट पे आएंगे। आपने कुछ लिखा हुआ है, क्विकली मैं पढ़ लेता हूँ सो दैट मैं सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट कर लूँ। आपने लिखा है इन एन कैप, if n cap is perpendicular to both vector A and vector B, then a vector and B vector will be mutually perpendicular to each other. Then therefore the product would be zero because it will have product of two perpendicular vectors. देखिए आपने जो बोला है उसमें थोड़ा सा A और B परपेंडिकुलर ना भी होंगे तो चलेगा। That means theta can be any value. लेकिन हमने को जो n कैप चाहिए वो A और B के दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो अगर एन कैप ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है तो ए और बी का आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, फिर तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। सो ये 3D में आपको विजुलाइज करना है। दूसरा पॉइंट मैं क्विकली लिखता और उस पर आप अटेंशन करोगे। तो क्या आपको फर्स्ट पॉइंट से ये समझ में आया कि जो एन की डायरेक्शन आने वाली है उसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस बची हुई हैं। कौन सी दो चॉइसेस है? प्लेन के परपेंडिकुलर में आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। परपेंडिकुलर है ये हमने समझ लिया, तो उन दोनों में हम कौन सी डायरेक्शन चूज करेंगे उसके लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं। आउट ऑफ टू ऑप्शंस the right option is chosen or can be chosen using right hand rule. सो अभी अपने पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन दो ऑप्शंस में दो डायरेक्शन में से कौन सी डायरेक्शन हमारे लिए करेक्ट होगी उसके लिए हम राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। कैसे करते हैं? पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसी पिक्चर में बता देता हूँ। अभी अपने पास 2 मिनट हैं और इन 2 मिनट में हम ये लर्न कर लेंगे कि कौन सी हमारी करेक्ट डायरेक्शन है। फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, इसकी क्लियर हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट और आपको 3D में सोचने की जरूरत है। टेक योर टाइम एंड इफ डाउट्स आर कमिंग यू विल बी अलाउड टू आस्क द डाउट्स। ना यहाँ पर हम वापस आते हैं। जैसे ए और बी वेक्टर इस प्लेन ऑफ स्क्रीन पे बनाया गया है, तो ए क्रॉस बी के you want to see the previous slide? Yes, sir. See it. Yes, sir. हाँ, सो अटेंशन आप यहाँ पे दे दीजिए लास्ट मोमेंट में और आपको वंस एंड फॉर ऑल समझ में आ जाएगा। ये दो वेक्टर आपने ड्रॉ कर लिए। हमने को एन कैप चाहिए, तो हमने को ये पता है कि एन कैप की डायरेक्शन या तो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी। इसको बोलते हैं इनसाइड और इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स। इसको बोलते हैं आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। इसका मतलब हमारे पास ये दो ऑप्शन है अगर ए और बी इस प्लेन पर हैं तो। If A and B are in this plane, then these are the two options available. इन दो में से कौन सा चूज करना है उसके लिए हम लोग राइट हैंड रूल को यूज करते हैं। राइट हैंड रूल कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ,
डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में भी पिक करूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा समझने में। जैसे अगर हमने को A क्रॉस B निकालना है, आप देखिए A क्रॉस B, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड को यूज करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे पाम को, और थंब को फ्री रखेंगे। उन फिंगर्स को हम पॉइंट आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में। तो आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखो और उसको कर्ल करो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, नेचुरली कर्ल करो सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। सो राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखने के बाद सेकंड वेक्टर की तरफ नेचुरली कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना, फोल्ड करना है। तो थंब कहीं जा रहा होगा, या तो आउटवर्ड्स जा रहा होगा या इनवर्ड्स जा रहा होगा। कैन यू डू दिस एंड लेट मी नो हाउ द थंब इज गोइंग? If you place your right hand fingers in the first vector direction and make folding of these fingers in the second vector direction. So where the thumb is indicating, whether it's indicating outwards to the screen or inwards. मैं आप लोगों से सुनना चाहता, अगर आप लोग सही बोलेंगे तो अपना काम हो गया। सो आउट ऑफ द प्लेन बता रहे हो, परफेक्ट बता रहे हो, इसका मतलब है इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड आएगी। आउटवर्ड को हम लोग डॉट लगा करके इन सर्कल करते हैं, आउटवर्ड्स। सो दो में से जो बचा हुआ आंसर था वो ये बता देगा, दैट्स कॉल्ड राइट हैंड रूल। सो फिर से मैं बोलता हूँ, आप राइट हैंड को यूज करोगे, लेफ्ट को नहीं, राइट को। फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखोगे, फर्स्ट जो यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद उसको नेचुरली कर्ल करोगे सेकेंड वेक्टर की डायरेक्शन, फोल्ड करोगे फिंगर्स को। तो थंब को अपने को देखना है कि स्क्रीन के बाहर जा रहा है, स्क्रीन के अंदर जा रहा है, या पेपर के बाहर जा रहा है, पेपर के इनसाइड जा रहा है। तो बस उसी से हमको आइडिया लग जाएगा और हम आउटसाइड इनसाइड को बोल देंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक ये लास्ट है, इसका आंसर दे दीजिए। अगर अपने को बी क्रॉस ए की डायरेक्शन पता करनी होती, बी क्रॉस ए की, तो क्या करते? तो भी हम बोलते हैं बी के परपेंडिकुलर ए के परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों के परपेंडिकुलर। फिर बी की डायरेक्शन में आप फिंगर्स को रखते हैं राइट हैंड की, नेचुरली कर्ल करते ए की डायरेक्शन में। तो आप देखोगे थंब अपनी डायरेक्शन बदल लेगा, थंब इनवर्ड्स हो जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, इनवर्ड्स। गुड। इसको हम राइट हैंड सिस्टम कहते हैं, इनवर्ड्स हो गया। सो इसका मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर आउटवर्ड्स है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड्स होती है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होती है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इनफैक्ट ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होती है। इतना कॉपी कर लीजिए, टाइम हो गया है इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में बताएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे जब भी क्लास स्टार्ट नेक्स्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। चलेगा, इसको आप कॉपी कर सकते हो। डाउट्स कुछ रहता है तो आप तो ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पर इस पे भी पोस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप उसको फॉलो कीजिए। और कल के लिए हम लोग पहले अगर आपके डाउट्स होंगे, सो वॉट एवर द डाउट्स यू हैव आस्क टुमारो, फर्स्ट योर डाउट्स। अगर आपके डाउट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग इसको आगे बढ़ा लेंगे। प्रोबेबली आपके डाउट्स इतने होंगे तो हम लोग उसी डाउट्स को ही सॉल्व कर पाएंगे। डाउट्स में आप डीपीपी में से डाउट्स पूछ सकते हो, और मॉड्यूल में से जो वेक्टर आपने सॉल्व किया हो उसके डाउट्स पूछ सकते हो। उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एरर और यूनिट के भी डाउट्स अगर रिमेनिंग हो तो वो भी पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू, हैव अ ग्रेट टाइम।